interest income arising to certain persons. अब क्या हो सकता है कि बहुत सारे फॉरेनर्स हो सकते हैं. फॉरेनर्स में एनआरआईज हो सकते हैं, कोई फॉरेन बैंक हो सकता है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो अपनी मनी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट एज इन दे माइट बी लेंडिंग दिस मनी और पुटिंग देम इनटू सर्टेन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स. उस मनी के ऊपर अगर इन नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिलता है, वो नॉर्मल केस में अक्रू और राइज हो जाएगा सेक्शन 9 में इंडिया में, जो हमने पहले डिस्कस किया था. लेकिन उस इंटरेस्ट के ऊपर एक एग्जेम्पशन भी हो सकती है जो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए. जनरली ये एग्जेम्पशन हर आदमी को नहीं मिलती. मोस्टली इट कुड बी टू सर्टेन एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और इट कुड बी सर्टेन इंस्टीट्यूशंस विच आर लेट्स से शेड्यूल्ड बैंक. जैसे इंडिया में आरबीआई है, उसी तरह अगर किसी और कंट्री में आरबीआई है जो सेंट्रल बैंक है उनका, उसके पास अगर अपनी कंट्री के पैसा होता है और वो इंडिया में लगा देता है, उसको जो इंटरेस्ट मिलता है हो सकता है उसके ऊपर एग्जेम्पशन हो. या ये हो सकता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स, पर्टिकुलरली यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो होती हैं, उन लोगों ने इकट्ठे मिलकर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया. अब क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा एक सॉवरेन फंड है, सॉवरेन मतलब एक कंट्री का फंड है, तो उसको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर जनरली ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस कंट्रीज एग्जेम्प्ट सच इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम टैक्स. मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री के पैसे लगाए हैं और उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट जो है, क्योंकि बिकॉज ये गवर्नमेंट एजेंसी का है, हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को भी उस पर एग्जेम्पशन मिल जाए. सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी तरह का इंटरेस्ट होता है जिसके ऊपर एग्जेम्पशन देता है. अब अगले कुछ समय तक मैं आपको वो सब इंटरेस्ट इनकम के बारे में बताऊंगा जो इस तरह से एग्जेम्प्ट है टैक्स से. So when you talk about interest income, there are certain notified bonds, interest on that is exempt from tax. Then deposits to bank incorporate outside India. कोई इंडिया के बाहर का बैंक है. लोन फॉर प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट अप्रूव किया है और उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक लोन लिया जाता है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे होगा वो एग्जेम्प्ट होगा. लोन इन परसुएंस ऑफ फाइनेंशियल कोऑपरेशन अग्रीमेंट. कभी कभी ये हो सकता है दो गवर्नमेंट्स अग्री करें आपस में कि हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे, उसके लिए फाइनेंशियल कोऑपरेशन अग्रीमेंट हो सकता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट मे और मे नॉट बी नेसेसरली कवर्ड, बट टू बिल्ड द रेल्स which India was looking at, the bullet trains, there was a proposal that India may get some funds from Japan, right? If this is under a financial cooperation agreement, then that kind of interest is something which can be exempt from tax. Foreign currency deposits जो होते हैं उसका जो interest है वो हो सकता है. Deposits in offshore banking unit of SEZ. SEZ को generally assume किया जाता है कि एक foreign territory है within a country. सो अगर कोई डिपॉजिट्स है एक ऐसे बैंकिंग यूनिट में जो एसईजेड के अंदर है, वो जो इंटरेस्ट वो बैंकिंग यूनिट पे करता है उस पर भी इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिल सकता है. लेट अस लुक एट ईच वन ऑफ देम इन डिटेल नाउ. सो फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन एनआरआई बॉन्ड्स. एज पर सेक्शन 1015 2D, इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड्स. नोटिफाइड मतलब जो गवर्नमेंट ने कहा है कि यही बॉन्ड्स हैं जो कवर होंगे, shall be exempt from tax in the following cases. NRIs, non-resident Indians, individual owning such bonds. मतलब अगर कोई NRI है वो इन बॉन्ड्स को ओन करता है और उसको इन पे नोटिफाइड बॉन्ड्स पे कोई इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट होगी इस सेक्शन में. Nominee or survivor of NRI who owns such bonds. मान लीजिए इस नॉन रेजिडेंट की डेथ हो गई and he is survived by his son. If suppose by his reason of his death this ownership moves to the son,
and now the son gets interest on such bonds, it will be exempt from tax. An individual donee who has been gifted such bonds by such NRI, अगर ये NRI डिसाइड करता है कि मैं ये bonds जो है गिफ्ट कर देता हूँ मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को जब इंटरेस्ट मिलेगा इन बॉन्ड्स पे वो भी एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम टैक्स. एंड नॉमिनी कुड बी, सपोज इन्होंने नॉमिनेट किया कि ये इंटरेस्ट जो है मुझे नहीं बट मे बी मिसेस NRI को मिलेगा, देन इवन द नॉमिनी और द सर्वाइवर और द डोनी कैन क्लेम exemption from interest on such bonds. However, such exemption is available only if the following conditions are satisfied. And what are these conditions? The bonds are purchased by NRI in foreign exchange. ये रुपी में परचेज बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए, they must have been purchased in foreign exchange. The interest and principal received on such bonds is not allowed to be taken out of India on maturity or otherwise. कंडीशन क्या है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज आ गया, इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है जिसके ऊपर ये एग्जेम्पशन है, ये या फिर जो प्रिंसिपल जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं आप इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते. अब इसका रीजन क्या होता है, व्हाई डू दे गिव दिस एग्जेम्पशन? NRIs are people who have India connection. If they put in money into India by way of foreign exchange, इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन इंप्रूव होती है. और अगर ये पैसा नहीं जाता तो एक तरह से परमानेंटली इंडिया में एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होगा. इस चीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये इसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर एग्जेम्पशन दी जाती है. इस पर्टिकुलर केस के लिए सम पॉइंट्स दैट आर रिलेवेंट इज दैट एन NRI मीन्स एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज नॉट अ रेजिडेंट. बंदा इंडिया का सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है बट रेजिडेंट नहीं है. अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बारी. इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. द एग्जेम्पशन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू सच NRI हु बिकेम रेजिडेंट सब्सिक्वेंटली आफ्टर परचेज ऑफ सच बॉन्ड्स. आपने 1998 में ये बॉन्ड खरीदा, आप उस टाइम पे NRI थे. 2000 में आप रेजिडेंट बन गए. अब आपको इंटरेस्ट 2001 में भी मिल रहा है, 2 में भी मिल रहा है, राइट? इस केस में भी एग्जेम्पशन आपको मिलती रहेगी इवन इफ यू बिकेम अ रेजिडेंट. एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच बॉन्ड्स आर इनकैश्ड प्रायर टू देयर मैच्योरिटी. मतलब मान लीजिए इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 2004 की थी, आपने ये बॉन्ड 2002 दिसंबर में प्री मैच्योरली विड्रॉ कर लिया, कैश कर लिया. अब इशू ये है कि अगर 2002 दिसंबर में किए हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2002-2003 में इसकी एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? द आंसर टू दैट इज हियर. एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच बॉन्ड्स आर एनकैश्ड. Which was the previous year in which these bonds were encashed? 2002-2003. Therefore, the interest which you get up to December on these bonds will not be eligible for exemption. Exemption shall not be available in respect of further issue of bonds on or after 1/6/2002. Right? Now, अगर इस डेट के बाद कोई भी बॉन्ड का इशू होता है उसके ऊपर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, एक्चुअली द वर्ड नॉट इज मिसिंग ओवर हियर, शैल नॉट नोटिफाई एनी सच बॉन्ड्स पोस्ट 1/6/2002. इंटरेस्ट पेएबल टू अ फॉरेन बैंक, सेक्शन 10(15)(3)(a). Interest payable to any bank incorporated in a country outside India shall be exempt from tax if. So suppose there is a foreign bank which gives some interest income. This will be exempt from tax provided such bank is authorized to perform central banking functions in that country. अगर इस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करने की परमिशन है उस कंट्री में, then it will be exempt
एंड यही नहीं, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन डिपॉजिट मेड बाय सच बैंक with any scheduled bank in India with the approval of RBI. जो इसने डिपॉजिट किए हैं ये किसी भी इंसान के किए हो उसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं है. इट शुड बी अ शेड्यूल्ड बैंक with whom such deposits have been kept, which means that the interest will be paid by the scheduled bank. If the interest is paid by the scheduled bank plus this bank is also the central banking authority in the country where it operates, it is exempt from tax provided RBI approval has been taken. Interest payable to Nordic Investment Bank. What is Nordic Investment Bank? It is a multilateral financial institution constituted by the government of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. So again, the element which I spoke to you कि एक बाहर की कुछ गवर्नमेंट्स ने इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया हुआ है, उनका अपना गवर्नमेंट्स का पैसा है ये, वो पैसा अगर इंडिया में लगाते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे होता है वो एग्जेम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड का इंटरेस्ट पेएबल टू नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द लोन इज टेकन फॉर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब अगर आपने कोई प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई लोन लिया है, उसको इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे NIB को वो एग्जेम्प्ट होगा. लेकिन कब जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने, इसके अलावा एक MOU है, इन टर्म्स ऑफ द MOU एंटर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट विद दैट बैंक ऑन 25/11/1986. इस डेट को एक MOU हुआ था बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक. अगर इस MOU के जो टर्म्स थे उसके हिसाब से NIB किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है, जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है, तब उस पर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होगा. इन अदर वर्ड्स, वन, प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड, जो ये टर्म्स हैं MOU के, उसके हिसाब से ही ये लोन दिया गया होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो एग्जेम्प्ट होगा NIB के हैंड्स में. इंटरेस्ट पेएबल टू यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB. It shall be exempt from tax if the loan is granted in pursuance of the framework agreement for financial cooperation entered into by the central government with EIB on 25/11/1993. So there is a framework agreement for financial cooperations between whom? Between the central government of India and EIB. And this agreement is dated 25/11/1993. If the loan which has been granted is in pursuance of this framework agreement, then the interest which is payable to EIB will be exempt from tax. Interest on foreign currency deposit. Interest payable by a scheduled bank other than a cooperative bank. Scheduled bank आप समझते हैं, RBI के लिस्ट में एक शेड्यूल्ड बैंक का हुआ है जो इंटरेस्ट पे किया है शेड्यूल्ड बैंक ने ऑन डिपॉजिट्स इन फॉरेन करेंसी. अगर एक शेड्यूल्ड बैंक है उसके पास कोई डिपॉजिट रखता है फॉरेन करेंसी में, ये जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा प्रोवाइडेड डिपॉजिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट or by a person who is not ordinarily resident in India, NR, या person not ordinarily resident in India, and acceptance of such deposit by bank is approved by RBI. अगर RBI ने अप्रूव किया है कि आप फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट ले सकते हैं और किसी नॉन रेजिडेंट ने या पर्सन हु इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ने ये डिपॉजिट किया है किसके पास, एक शेड्यूल्ड बैंक के पास, then the interest on such deposit will be exempt from tax. Interest on deposits in offshore banking unit. Now, what happens is that we have certain special economic zones. These zones for practical purposes are treated as a territory. यानी ये मान लेते हैं कि ये जो SEZ है ये एक टेरिटरी है जो आउटसाइड इंडिया है. मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर कोई यूनिट है
या कोई पर्सन है जो आउटसाइड SEZ है और वो यहाँ कुछ सप्लाई करता है, इसको जनरली एक्सपोर्ट मानते हैं। तो SEZ के अंदर ही कभी कभी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिट है यहाँ पे, एक मान लीजिए बैंकिंग यूनिट भी। अब इस बैंकिंग यूनिट ने, क्योंकि ये मान लिया गया कि एक बैंकिंग यूनिट एक्चुअली इंडिया के बाहर ही है, एनी non-resident, if it gives a loan to this banking unit, the interest on that is considered exempt. Interest income shall be exempt from tax if it is received by a non-resident or a person who is not ordinarily resident in India, NR या फिर person not ordinarily resident in India, on deposits made on or after 1/4/2005, इस डेट के बाद के वो डिपॉजिट होनी चाहिए, and in offshore banking unit referred to in section 2 subsection U of the SEZ Act 2005. अगर कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, बैंकिंग यूनिट मतलब ऑफशोर, व्हाई डू वी कॉल दिस एज ऑफशोर, है तो ये इंडिया में, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम ये ट्रीट करते हैं कि एक SEZ जो है वो इंडिया के बाहर का कोई एरिया है, राइट, इसलिए इसको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बोलते हैं। As per section 2U of the SEZ Act, offshore banking unit means a branch of a bank located in special economic zone which is obtained prior approval of RBI. इसको सेटअप करने के लिए आपको RBI के अप्रूवल की जरूरत होती है। Income of European Economic Community, again the income of EEC derived in India by way of interest, dividend or capital gains shall be exempt from tax if investment is made out of its fund under a scheme notified by the central government. सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर EEC ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसके लिए उसको इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन मिलता है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है एक ऐसी स्कीम के अंदर है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है, then the income which they receive will be exempt from tax. Income of SAARC fund for regional project. SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, इन लोगों ने मिलके एक फंड बनाया हुआ है और वो फंड ये इन्वेस्ट करते रहते हैं बहुत सारे रीजनल प्रोजेक्ट्स में। रीजनल मतलब बिटवीन विद इन द रीजन फॉर दियर, राइट, बट द टर्म्स आर लीनियंट बट दे ऑल्सो मेक सम मनी आउट ऑफ इट। मतलब अगर इन्होंने लोन दिया है किसी को या शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी किया है, उस पर जो इनको मिलती है इनकम, एनी इनकम डिराइव्ड बाय SAARC shall be exempt from tax if it is for regional project which was set up by Colombo Declaration. Colombo Declaration is a declaration of the SAARC fund outlining what all projects can be done or the manner in which this fund has to be used.